चलिए आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की सूत्र क्या होती है, इसकी मात्रक बीमा जो जो भी होती है वो सब पढ़ने वाले हैं। और देखिए, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तथा निरक्षीय स्थिति में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अक्ष क्या है, निरक्ष क्या है, तो पता ही होगा। देखिए, ये होता है अक्ष और ये होता है निरक्ष। कोई वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रहेगा, इससे कितना भी दूरी दूरी कितना भी हो, कितना चुंबकीय सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यह ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, किसमें, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में। तो चलिए देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ये होता है, दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं। बराबर आवेश का मतलब और विपरीत का मतलब क्या हुआ, आवेश का मान बराबर होगा, ठीक, लेकिन उनका वह विपरीत हो गया, उनकी प्रकृति विपरीत होगी। जैसे एक आवेश आवेश पॉजिटिव होगा तो एक आवेश निगेटिव होगा, ठीक, यही है विपरीत। और बराबर का मतलब दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है, कितना कूलम वो रहेगा उतना कूलम दूसरा वाला भी रहेगा। तो दो ये दोनों ऐसे आवेश हैं, मान लीजिए ये दोनों ऐसे आवेश हैं जो बिल्कुल बराबर हैं। इनका इनका यह दोनों मान लीजिए एक एक कूलम के आवेश हैं, परंतु यह विपरीत आवेश है, यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव है। तो दोनों आवेश बिल्कुल अल्प दूरी पर रखे हों, देखिए आवेश बिल्कुल अल्प दूरी पर रखिए, ठीक। तो इस प्रकार से जो यह निकाय बना इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बहुत आसान है, क्या कुछ है ही नहीं। देखिए, यह पॉजिटिव आवेश यह निगेटिव आवेश दोनों एक एक कूलम के हैं, दोनों बराबर हैं परंतु इनकी प्रकृति विपरीत है, ठीक है। और यह इस प्रकार से रखे हुए हैं, ये क्या है, यही वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश दोनों उतना ही दूरी पर रहेंगे, आवेश विपरीत रहेंगे, लेकिन जो आवेश है, आवेश और इसकी बीच की दूरी, आवेश और इसकी बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, क्या, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, एक आवेश है, ये माइनस आवेश है, इससे अल्प दूरी पर, दूरी कितनी है 2l, बिल्कुल अल्प दूरी है, ठीक, कोई पॉजिटिव आवेश है। देखिए, इस प्रकार बने निकाय को यही है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। एल लंबाई इधर है, एल लंबाई इधर है, यह दोनों आवेश बिल्कुल अल्प दूरी पर रखे हैं और वह यह जो निकाय बना है यह वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यह आवेश तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, इसकी गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में, यह वैद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक, इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखो, P इक्वल टू क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आवेश, आवेश क्या है Q, बराबर आवेश है ना, इसके आवेश क्या है Q, उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को गुणा, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव है ये, इनके बीच की दूरी 2l है, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यही है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। और इसका मात्रक क्या होगा भैया, इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, कूलम मीटर, ठीक, यही होगा इसका मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलम मीटर, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम मीटर, ठीक। और इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा निकालना भी बिल्कुल आसान है। देखिए, बीमा, बीमा क्या होगी, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है AT, ठीक, आवेश का बीमा AT और दूरी की बीमा होता है L, ये इसकी बीमा है ATL, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव समझ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर, और इसकी बीमा क्या होता है ATL। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी बीमा, ये बीमा बहुत अजीब है, ATL आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा बताइए, ठीक, ATL होता है, और मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर, ठीक। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर कैसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन होता है, ठीक। उससे पहले आपको छोटी सी चीज जानकारी होनी जरूरी है, क्या है, वो क्या है, वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा किधर होती है और वैद्युत बल की परिणामी कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए, हम आपको बताया था अगली वाली वीडियो में कि समान प्रकृति के आवेश होते हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तथा विपरीत आवेश होते हैं, उनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, यह कोई पॉजिटिव आवेश है, ठीक,
ये भी कोई आवेश है जो पॉजिटिव है, इनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे इनकी दिशा क्या हुई, ये इसको इधर करेगा और ये इसको इधर करेगा, ठीक है। इनकी दिशा, बैट के बल की दिशा क्या हुई, विपरीत हो गई। यह इसको प्रतिकर्षित करेगा, यह इसको प्रतिकर्षित होगा करेगा, दोनों की दिशा अलग अलग हो गई, ठीक। दोनों की दिशा अलग अलग हो गई। इसमें जब आवेश समान प्रकृति के हों, परंतु जब आवेश विपरीत विपरीत प्रकृति के होते हैं, देखिए एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव आवेश हो, ठीक। एक पॉजिटिव आवेश हो एक निगेटिव आवेश हो, तो इस स्थिति में क्या होती है, इस स्थिति में यह आवेश इसको अपने ओर आकर्षित करेगा और यह आवेश इसको अपने ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इनकी दिशा किधर होगी, देखिए इसकी दिशा, ये इसको आकर्षित कर रहा है और ये इसको आकर्षित कर रहा है, इधर होगी, ठीक। ऐसे होगी इन बलों की दिशा, इनके बल की दिशा किधर होगी, यह इसको इधर आकर्षित करेगा, आकर्षण बल लगेगा, और ये इसको इधर इधर आकर्षित बल लगेगा, ठीक। ऐसे जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, उनकी दिशा भिन्न होती है, जो परंतु जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। देखिए परिणामी बल कैसे निकालते हैं, परिणामी बल का मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ बल यह आवेश लगा रहा होगा, मात्र चला गया, कुछ बल ये लगा रहा है, कुछ बल ये लगा रहा है, ठीक। दोनों मिलकर एक दूसरे को कितने प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसे कहते हैं परिणामी बल। दोनों मिलकर के कितने एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, दोनों को मिक्सचर करके कितना बल लग रहा है, उसे कहते हैं परिणामी बल। वह एक अच्छी मुद्दा है, उसमें सूत्र है, उसको देखना जरूरी है। जब आप निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो उसकी जरूरी पड़ती है, ठीक। आगे चल के जब चैप्टर नंबर जब वैद्युत विभव पढ़ेंगे उसमें भी सेम सेम होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं तथा निरक्ष पे वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसमें वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए पहली स्थिति में जब आवे जब दोनों बल समान दिशा में हो, जब दोनों बल समान दिशा में हो, दोनों आवेश एक दूसरे को एक और आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हो, जब दोनों बल की दिशा एक समान लग रही हो, एक दिशा में लग रही हो। जैसे देखिए जो F1 है उसकी भी इधर लग रही हो और जो F2 है उसकी भी दिशा इधर ही हो, जब दोनों आवेश समान जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे हो, तो इसके लिए क्या होता है सूत्र, इसके लिए परिणामी बल क्या होता है, F1 प्लस F2। F1 और F2 को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, परिणामी बल। जब दोनों बल समान दिशा में हो, ठीक, जब दोनों बल समान दिशा में हो तो उनका परिणामी बल कैसे निकलता है, F=F1 प्लस F2 होता है, ठीक। और जब दोनों देखिए, और दूसरी स्थिति में जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो तो कैसे परिणामी बल निकालते हैं, देखिए यह है F1, ठीक, यह है F2, इसकी दिशा इधर हो और इसकी दिशा इधर हो, ठीक। दोनों बलों की दिशा अलग हो, इसकी इधर हो इसकी इधर हो, तो परिणामी बल कैसे निकालते हैं, परिणामी बल F कैसे निकलता है, तो परिणामी F होता है F1 F2, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा बल होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। यदि F1 ज़्यादा बल लगा रहा हो और F1 ज़्यादा लगा रहा हो, F2 कम लगा रहा हो, तो F1 में से F2 माइनस कर देंगे, ठीक। जब F1 बड़ा हो F2 से तो क्या करेंगे, F1 माइनस F2 करेंगे, ठीक। यदि जब F2 बड़ा हो F1 से तो क्या करेंगे, F2 माइनस F1 करेंगे, ठीक। इसका मतलब यही होता है कि जब जो बल सबसे अधिक होगा उसमें से छोटे वाले बल को घटा देंगे तथा जो बल उनमें से कोई भी बल जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक। और तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति जब दोनों बल किसी कोण पे लग रहे हो, किसी डिग्री पे लग रहे हो, ठीक है। जैसे कि देखिए यह एक बल है, ठीक, यह एक आवेश के कारण एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। अब बताइए, न तो दोनों विपरीत हैं और न तो दोनों समान है, दोनों क्या है, किसी एंगल पे है, कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक। इसकी दिशा इधर हो इसकी दिशा इधर हो, ठीक, इसकी दिशा इधर इसकी दिशा इधर हो, इसके इस स्थिति में परिणामी बल कैसे निकलता है, इस स्थिति में परिणामी बल की सूत्र होता है, चलिए देते हैं, जब
दोनों बल किसी कोण पे हों, किसी कोण पर हों। जब दोनों बल किसी कोण पे हो तो कैसे परिणामी बल निकलता है? परिणामी बल मतलब एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। अब दोनों मिलकर कितना लगा रहे हैं, दोनों का परिणामी क्या होगा? दोनों का परिणामी इधर ही कहीं होगा, दोनों मिलकर यहीं पे समान बल लगा रहे होंगे। तो परिणामी बल कैसे निकलता है? इसके लिए क्या सूत्र होता है? मार्कर चला गया बार-बार। तो परिणामी F इक्वल टू क्या होता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट। देखिए, जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे हों तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे? F1 प्लस F2 जोड़ देंगे, दोनों मिलकर कितना बल लगा रहे हैं? निकल जाएगा। दोनों एक साथ मिलकर कितना बल लगा रहे हैं? परिणामी बल निकल जाएगा। परंतु जब दोनों आवेश विपरीत दिशा में हो तो परिणामी बल कितना होगा? तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे? जो बल ज़्यादा लग रहा है उसमें से कम जो लग रहा है उसको घटा देंगे। और तीसरी स्थिति में जब एक का इधर हो, एक का इधर हो, किसी कोण पे हो तो कैसे निकालते हैं? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू cos थीटा का अंडर रूट। ठीक, ऐसे निकालते हैं परिणामी बल। अब चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर कितना वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, कैसे निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक, ये तो आपको पता हो गया कि कैसे भैया होती है, परिणामी बल कैसे निकालते हैं। जब हम अक्ष स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में, दोनों स्थिति में निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तथा अगले चैप्टर में जब वैद्युत विभव पढ़ेंगे उसमें जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे वैद्युत विभव तथा निरक्ष पे वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे उसमें भी इसकी दिशा की आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी देखते हैं, अभी देखिएगा कैसे इसकी जरूरत पड़ती। ठीक, वैद्युत बल की दिशा। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, आवेश विपरीत हो परंतु बराबर हो। ठीक, उनका जैसे यह 1 कूलम का है तो ये भी 1 ही कूलम का हो, परंतु यह नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? प्लस की आवेश होगा। ठीक, इनकी बीच की दूरी कितनी है? इनकी बीच की दूरी है 2l, इनकी बीच की दूरी 2l है। अब इनके कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कैसे करते हैं? ठीक है, इनके कारण अक्ष पर इधर कहीं भी कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक, मान लीजिए इसे r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखिए इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर यहाँ क्या करना है? E ज्ञात करना है। E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दूरी बीच से क्यों ले रहे हैं? दूरी बीच से क्यों ले रहे हैं? यहाँ से क्यों नहीं ले रहे हैं या यहाँ से क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यह पूरा एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह कोई अलग नहीं है कि यहाँ से लें या यहाँ से लें। देखिए यह पूरा एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक पूरा एक डंडा है। ठीक, और यहाँ से ले रहे हैं, बिल्कुल सेंटर से ही ना लेंगे, सेंटर से किसी अक्ष पे कहीं भी निकालना हो, कहीं भी निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बिल्कुल मध्य से लेंगे दूरी। ठीक, दूरी मध्य से लेंगे। यदि दूरी यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से r दूरी पे निकालना बिंदु P, ये कहेगा भैया यहाँ से क्यों ये कहेगा यहाँ से लो, मैं जल्दी से बता दूंगा मेरे से कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो फिर ये कहेगा कि नहीं यहाँ से दूरी लो, r दूरी, तो मैं बताऊंगा, मैं जल्दी से बता दूंगा कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम कहेंगे छोड़ो भाई, दोनों को छोड़ते हैं, बिल्कुल बीच से लेते हैं हम। ठीक, बिल्कुल बीच से लेते हैं r दूरी पर बिंदु P जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल दूरी मध्य से ही लेते हैं क्योंकि यह एक डंडे के समान है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और एक डंडे के समान इनकी सेंटर से बिल्कुल दूरी लेंगे, r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं आगे देखिए। देखिए इसको जो आप किए हैं इसकी रचना लिखनी होती है। अब रचना लिख लेते हो तो आपकी क्वेश्चन पूरी हो जाती है पूरी। इससे ये पता चलता है कि आप कितने अच्छे से पढ़े हो। कैसे क्या इसकी रचना होती है? जैसे आपने क्या क्या किया, पहले पहले किया माना, आपने क्या किया उसी को यहाँ पे लिखना होता है। आप लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, जिसका आवेश Q है, जिसका
आवेश, ये अपने मन से लिखना होता है या आप अपने मन से लिख सकते हो। आप क्या क्या यहाँ पे किए हो वही यहाँ पे लिखना होता है। आप लिखेंगे तो एक लाइन इधर उधर हो सकती है, लेकिन वो यह कोई सही गलत नहीं होता है। बिल्कुल जो आप यहाँ किए हैं वही यहाँ पे लिखना है। इसको कोई सेट, कोई ये नहीं फिक्स नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही होगा, ठीक। अब जो यहाँ बनाए हैं वही इसमें लिखना होती है रचना में, ठीक। माना एक वैद्युत ध्रुव जिसका आवेश Q है, Q है, तथा इनके बीच की दूरी इनके बीच दूरी 12 है, ठीक। क्या किए हैं, एक आवेश Q है, दोनों आवेश बराबर है इसलिए केवल आवेश Q है, जिनके बीच की दूरी 12 है। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए 12 है, जिनसे जिससे R दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है। यहाँ क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक। जहाँ विद्युत क्षेत्र की, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। जो जो यहाँ कार्य किया वही यहाँ रचना में लिखे। क्या लिखे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका आवेश Q है तथा जिनके बीच की दूरी 12 है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। यह लिखना जरूरी होता है। आप इतना लिख देते हो तो आप समझ लो कि आप पूरे अच्छे से पढ़े हुए, आप यह पता चलता है, ठीक। एग्जाम में लिखना ये जरूरी होता है, ठीक। अब देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। देखिए माइनस Q के कारण, पहले आवेश Q के कारण, माइनस Q के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बताए हैं, क्या बताए थे, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन R स्क्वायर, यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, यह है फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला है, ठीक। देखिए पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, E1 क्या है, E1 इक्वल टू 1/4πε0, आवेश क्या है Q। देखिए वैद्युत, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव में आवेश की प्रकृति नहीं लेते हैं, आवेश केवल Q लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब आप वैद्युत विभव निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तो आवेश का मान रखना जरूरी होता है। यहाँ पे आवेश निगेटिव हो तो निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आवेश की प्रकृति का, यहाँ पर आवेश की प्रकृति नहीं लिखते हैं, बस केवल आवेश लिखते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों आवेश बराबर होते हैं, ठीक। और परंतु जब विभव निकालेंगे तो उसमें आवेश निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव आवेश होते हैं, यहाँ पर निगेटिव मिलेंगे, परंतु इसमें दोनों आवेश केवल बराबर होते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो आवेश Q है और दूरी कितनी है, अब देखिए इससे यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसके बीच से यहाँ तक दूरी है R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L। तो R में L जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी जी। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी है R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, ठीक। दूरी क्या होगी, R प्लस L, R में L जोड़ देंगे, ठीक, R में L जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर, ठीक। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। वैद्युत द्विध्रुव लिए, इसे R दूरी पर कोई बिंदु P लिए है, वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला है। इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी है R, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है L, तो R में L जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। अब बताइए आप, अब आप बताइए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे,
हमें तो आर इतना बड़ा है, हमको चाहिए यहीं तक, इतना आर हमको खत्म करना है। आर खत्म कैसे होगा इतना, हमको यहीं से, हमको यहाँ से इधर तक चाहिए दूरी, यहाँ से इतना तक चाहिए दूरी। तो क्या करेंगे, आर में से यह वाला घटा देंगे तो मिल नहीं जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, आर में से इतना घटा देंगे, इतना दूरी घटा देंगे आर में से तो मिल नहीं जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके लिए अब देखिए प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो माइनस आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण है। अब यह प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह कैसे होगा, देखिए सूत्र यही है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह E1 था, यह E2 था, यह दूसरी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसके इक्वल टू क्या होगा, 1/4 1/4 आवेश क्यू, आवेश बता है ना, दोनों में आवेश का प्राकृतिक नहीं लिया जाता। जो आप विभव का डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको आवेश के चिन्ह पर ध्यान देना पड़ेगा। माइनस क्यू के कारण निकालेंगे वैद्युत विभव तो माइनस क्यू आवेश लेना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत विभव तो प्लस क्यू आवेश लेना होगा। परंतु इसमें जब तीव्रता निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेश की प्रकृति नहीं लिखते हैं। ठीक, तो क्यू अपन क्या हो जाएगा, दूरी क्या होगा भैया, यहाँ पर दूरी आर स्क्वायर है, यहाँ पर दूरी क्या है, आर में से यल चला जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यानी कि आर माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, इनका स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब परिणामी, ठीक, ये दोनों आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो निकल गई। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है, जिस प्रकार से परिणामी बल निकालते हैं वैसे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालते हैं। देखिए परिणामी, परिणामी यहाँ पे लिखेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी। देखिए अब यहाँ पर कैसे विद्युत बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यह आवेश है नेगेटिव, यह आवेश है पॉजिटिव, यह क्या करेगा, यह प्रतिकर्षित करेगा, यह आकर्षित करेगी, तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा दोनों में विपरीत हो जाएगी। एक आकर्षित कर रहा है, एक प्रतिकर्षित कर रहा है, एक इधर कर रहा है और एक इधर कर रहा है, दिशा क्या होगी, दिशा हो जाएगी विपरीत। तो विपरीत दिशा के लिए क्या करते हैं, विपरीत दिशा के लिए परिणामी क्षेत्र ई के लिए क्या करेंगे, E1 E2, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे। अब इसमें से बड़ा कौन है ये कैसे जानेंगे भैया, देखिए दोनों की दिशा क्या हो रही है, विपरीत दिशा लग रही है। पॉजिटिव आवेश क्या करेगा, पॉजिटिव आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब निगेटिव आवेश क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ठीक, दिशा विपरीत होगी और दिशा विपरीत के लिए परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें से बड़ा कौन है, देखिए इसमें से बड़ा कौन है, यह E1 है और यह E2 है, इसमें से बड़ा कौन है, देखिए जैसे कि आप यहाँ देखिए है 10। ठीक है, अब 10 में जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे उतनी बड़ी, उतना बड़ा मान मिलेगा, और जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना छोटा मान मिलेगा। जैसे 10 में यदि 5 से भाग देते हैं तो आपको 2 मिलेगा। ठीक, ठीक, लेकिन यदि आप 10 में 2 से भाग देते हैं, ठीक, 10 में 2 से भाग देते हैं तो आपको 5 मिलेगा। जितनी यहाँ पे संख्या बड़ी होगी उतना मान कम मिलेगा। जितनी यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से भाग देंगे तो 10 मिल जाएगा। नीचे जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना मान कम मिलेगा, और जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे उतनी मान अधिक पड़ेगा, अधिक मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर में कुछ जोड़ के, ठीक, आर में कुछ जोड़ के भाग दिया जा रहा है क्यू में। ठीक, आर में कुछ जोड़ के क्यू में भाग दिया जा रहा है, यहाँ पे आर में से कुछ घटा के क्यू में भाग दिया जाएगा, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा मान यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पर आर भी नहीं है, आर में से भी कुछ घट जा रहा है, यहाँ पर पूरा आर है, आर में पूरा एल जुड़ रहा है, उसके बाद भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान छोटा हो जाएगा, इसका मान बड़ा हो जाएगा, इसलिए E2 इसमें बड़ा होगा और E1 इसमें छोटा होगा। तो क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक है, E2 माइनस E1 करेंगे, इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। इसके बाद P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण किसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक थी, दूसरे वाले की ना, E2 की ना, क्योंकि E2 के नीचे आर में एल घटा के भाग दे रहे हैं तो मान अधिक मिलेगा, और E1 में आर में एल जोड़ के भाग दे रहे हैं तो मान कम मिलेगा। ठीक, इसलिए बड़ा क्या होगा, E2 होगा। ठीक,
परिगामी ई के लिए क्या होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है E2, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक, E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो अब E2 का मान क्या है भैया, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं E इक्वल टू E2 माइनस E1, E इक्वल टू E2 माइनस E1। अब लिखेंगे E2 का मान क्या है, E1 का मान क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 का मान क्या था, समीकरण 1 क्या था भैया, सॉरी समीकरण E2 का मान क्या था, 1/4πε0 Q/r माइनस एल था, इसका स्क्वायर था। ठीक, E2 का मान क्या था, r में से l घट जा रहा था, क्या था 1/4πε0 Q/r माइनस एल स्क्वायर, और E2 क्या था, इसे माइनस कर देंगे। E2 का मान क्या था, सॉरी E1 का मान क्या था, 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, और एल का स्क्वायर। ठीक, ये था ना E1 का मान 1/4πε0 Q/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे पहले, E इक्वल टू 1/4πε और Q कॉमन ले लेंगे, इसमें 1/4πε, इसमें भी 1/4πε है, और दोनों में Q भी समान है। क्या करेंगे, 1/4πε Q कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, यही बचेगा, 1/4πε कॉमन ले लेंगे, 1/4πε Q कॉमन लेंगे, 1 बचेगा 1/r माइनस एल स्क्वायर, 1/r प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको कर लेते हैं तृतीय गुणा बना करके मान निकालेंगे आराम से। ठीक, उसके बाद आराम से अपने आप निकल जाएगा। E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल, r प्लस एल का स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, अपन में इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल गुणा r प्लस एल, ये दोनों का स्क्वायर इस पे ले लेते हैं। ठीक, स्क्वायर दोनों का जब इसको तोड़ेंगे इस ब्रैकेट को तो अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक सूत्र पे बैठाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसका स्क्वायर दोनों एक पर ले लेते हैं। ठीक, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे ये है, इसका गुणा इसमें करेंगे ये है, और इन दोनों का गुणा करके ऐसे इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक बड़ा ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, आपको पता होगा ए का स्क्वायर लिख लीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक, ए माइनस बी का सूत्र होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, ऐसे ही यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ क्या है, यह पूरा है ए और ये पूरा है बी। ठीक, यह पूरा ए है और ये पूरा बी है। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है आर प्लस एल। ठीक, और बी इक्वल टू क्या है, आर माइनस एल। ठीक, ए के स्थान पर आर प्लस एल और बी के स्थान पर आर माइनस एल। देखिए ए का स्क्वायर यानी कि आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह पूरा मान लिया है ए, ये पूरा मान लिया है बी, इसके बराबर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, ऐसे ही उल्टा जब करेंगे, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको टू क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे यहाँ पे है आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ऐसे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस एल
इंटू आर माइनस एल, ठीक ऐसे लिख सकते हैं ना, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल है तो आर एल आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको उल्टा यूज लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर ए इंटू बी दिख रहा है, ए इंटू बी, इसके स्थान पर यह लिख सकते हैं, इसके स्थान पर यह लिख सकते हैं, ठीक। क्या होगा यहाँ पर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यह ए, यह है ए, ठीक, ए प्लस बी, बी क्या है आर माइनस एल, आर माइनस एल, ठीक है, ए प्लस बी, फिर लिखेंगे ए माइनस बी, फिर यहाँ गुलाब चिन्ह होगा, फिर ए माइनस बी, ए क्या है आर प्लस एल, बी क्या है, बी क्या है आर माइनस एल, ठीक, लिख दें इसी सूत्र पे। और यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और एक की स्क्वायर तो पहले से ही है, समझ आया ना बिल्कुल अच्छी तरीके से। सूत्र होता है ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, यहाँ है पूरा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए देखिए ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ठीक, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे उल्टा यूज क्या लिया है, उल्टा यूज ये लिया है ए प्लस बी इंटू बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक। अब देखिए ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू, देखिए यहाँ पर एल है पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो जब आर निगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर निगेटिव, और इससे गुणा इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसको हटा के कर लीजिए, आर निगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। तो आर से आर कट गया और एक एल और एक एल हो जाएगा 2l, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 2r इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2l, ठीक, क्या हो जाएगा 2l, और नीचे क्या है, नीचे है आपका आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक। अब आपको बताए थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है Q इंटू 2l, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2l। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई वाला Q और हाई 2l, Q इंटू 2l मिले क्या हो जाएंगे P। यहाँ पर देखिए यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब गुणा में कुछ भी होता है, जैसे कि a गुणा b है तो उसको क्या लिख सकते हैं, b गुणे a भी लिख सकते हैं, a गुणे b है तो b गुणे a भी लिख सकते हैं, मान वही वही रहेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू 2r इंटू 2l, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू 2l इंटू 2r, ठीक, अपन में लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। अब q इंटू 2l आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र था, q इंटू 2l क्या हो जाएगा p, तो यहाँ से ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l में क्या हो जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा 2r, ठीक है भाई लोग, क्या हो जाएगा 2r, और यहाँ पे बचा भैया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव में बहुत अल्प दूरी, इतनी अल्प दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव बनाते समय, उसमें दूरी इतनी अल्प होती है, इतनी अल्प होती है, उससे और नजदीक नहीं लाया जा सकता, इतनी कम दूरी पे दोनों आवेश होते हैं, तब उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। तो जो दूरी एल है इसको नगण्य मान लेते हैं, या जो यल है उसको लेस 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 देन मान, नगण्य मानने पे लिख देंगे, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक। क्या ले लेंगे, एल को नगण्य मान लेंगे, एल को नगण्य मान लेंगे, यानी कि एल को 9 के बराबर मान लेंगे, ठीक, मानने पर, एल को नगण्य मानने पर, बिल्कुल छोटा मानने पर एल खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा पी 2r अपन आर पे पावर आर के स्क्वायर, और इस पे हो जाएगा स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक,
एल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एल को बिल्कुल नगण्य माने, एल बहुत बहुत ही कम दूरी है, इसलिए एल को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर पे पावर। देखिए जब किसी भी घात पे घात होता है तो उसको घात में गुणा हो जाता है। फाइनली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका गुणा इसमें सॉरी पी 2r। और जब घात पे घात होता है तो घात क्या होती है, जो गुड़ जाती है, गुणा हो जाता है घात के घात में, तो क्या हो जाएगा, आर पे 4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 1r है, नीचे 4r है, तो 1r से इसमें 1r खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा 3r। हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा 2p/r। यही होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यही होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव से ऊपर निरक्षीय स्थिति में कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। एक बार फिर से आपको रिविजिट कर देते हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पूरी डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ी सी अगर जोड़ है इसमें तो यहीं पर है, यहाँ पर भिन्न करने में, भिन्न गुणा भाग करने पे, और वो भी बिल्कुल आसान होती है जब आपको यहाँ सूत्र पता होता है। ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, जब आपको यह सूत्र पता होता है, आपको यहाँ बिल्कुल आसान डेरिवेशन है, बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। क्या करेंगे, पहले वैद्युत ध्रुव बनाएंगे, उसे आर दूरी पे कोई बिंदु पी लेंगे। ठीक है, पहले आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसमें आर के स्थान पर उनकी दूरी लिखेंगे क्या, आर प्लस एल रखेंगे, और दूसरी में क्या रखेंगे, दूरी आर माइनस एल रखेंगे। उसके बाद परिणामी कैसे निकालता है, परिणामी निकालने के लिए पूरी अच्छी तरीके से बता दी है। जैसे वैद्युत बल की परिणामी निकालते हैं, वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिणामी निकालते हैं। वैसे जब परिणामी निकालेंगे तो जो बड़ा वाला होगा, बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक, बड़ा वाला क्या है, E2 था, E2 में से, क्योंकि E2 को आर में कुछ घटा के भाग देना है और E1 को आर में कुछ जोड़ के भाग देना है, तो जितनी बड़ी संख्या से भाग देते हैं मान उतना कम निकालता है, जितनी छोटी संख्या से भाग देते हैं उतना मान अधिक निकलता है। ठीक, इसलिए E2 यहाँ पे बड़ा होगा, और E2 माइनस E1 करेंगे तो E2 माइनस E1 करने पर आराम से यह आएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक, 1/r माइनस एल स्क्वायर, 1/r+L स्क्वायर। ठीक, और आराम से जब इसको गुणा करेंगे, फिर गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, उसको क्या किए हैं, ये है ए, इसको मान लिया पूरा ए है, इसको मान लिया पूरा बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, उसको क्या किया है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए इसको ले लिए ए, इसको ले लिए बी, ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसी सूत्र पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसके बाद आराम से इसको जो जो विपरीत वाले चिन्ह थे उसको काट दिए आराम से, 2/2 एल आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और एल जो होता है वैद्युत द्विध्रुव में बिल्कुल अल्प दूरी होता है, उसको इसलिए नगण्य मान लिया, तो एल खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद आर पे स्क्वायर आ जाता है। जब घात पे दोबारा घात होती है तो उसकी क्या होती है, घात की गुणा हो जाती है। ठीक, जुड़ जाती है घातें। आर पे 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, बच जाएगा आर पे 3। तो फाइनल निकल जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई f 2p/r। की उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा एक बार फिर से वीडियो देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और लिख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जय हिंद।